हेलो ऑल, वेलकम टू थिंक गार्डन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ओवर अर्थ, जिसमें हमने अर्थ के शेप और इनर स्ट्रक्चर के बारे में समझा। सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स एंड रीजन्स ऑफ अर्थ के बारे में भी पढ़ा। अब हम चैप्टर 2 अवर एनवायरनमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं वो सब हमारा एनवायरनमेंट होती है। तो पहले समझते हैं कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेचुरल कंपोनेंट्स जो हमसे भी पहले से हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आता है लिथोस्फीयर, लैंड जिसमें हम रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जितना भी वाटर कंटेंट है अर्थ पे, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आएगा। एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ गैसेस जो अर्थ के सरफेस पे पाई जाती है। इनमें 78% ऑफ नाइट्रोजन रहता है, 21% ऑफ ऑक्सीजन और 1% ऑफ अदर गैसेस रहती है। अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और आर्गन आते हैं। ये जो गैसेस होती हैं ये अर्थ को सन के हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और इन तीनों के इंटरैक्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अच्छा, कंपोनेंट्स में दो चीजें और भी हैं, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स को बोलते हैं टैंजिबल कंपोनेंट्स, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। ह्यूमन कंपोनेंट्स को बोलेंगे इनटैंजिबल, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसके अंडर आएंगे? फैमिली के अंडर। तो ये फैमिली का कंसेप्ट किसने दिया है? ह्यूमन ने दिया है। वैसे ही कम्युनिटी, कम्युनिटी गांव हो सकती है, शहर हो सकती है, जहाँ की एक फिक्स्ड आबादी होती है, ये सब कम्युनिटी में आएगा। रिलीजन, धर्म, ये हम प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, अगेन ये भी इनटैंजिबल है। ठीक है। एजुकेशन, जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, जो हमारा इनर डेवलपमेंट होता है, वो भी इनटेंजिबल है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। उसी तरह इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन होती है जो इंटेंजिबल होती है। अब कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो सामने सामने नजर आते हैं, जिनसे हम डे टू डे लाइफ में इंटरैक्ट भी करते हैं और इनका इम्पैक्ट भी देखते हैं एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्री, मॉन्यूमेंट्स। इनका इम्पैक्ट, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है? एनवायरनमेंट हमारी पोल्यूट हो रही है। ठीक वैसे ही रोड्स पे जो गाड़ियां चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, उनसे जो प्रदूषण होता है, उससे भी हमारी एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रही है। तो ये हुआ हमारा एनवायरनमेंट। बट इस चैप्टर में हम नेचुरल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जो एक ह्यूमन की सराउंडिंग को कंपोज करते हैं या ह्यूमन के परिवेश को निर्मित करते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। लिविंग एलिमेंट्स जिनमें जान होती है, उसे हम बायोटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जैविक। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड प्लांट्स। नॉन लिविंग एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती, अजैविक, जिन्हें हम अबायोटिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिनरल्स। देखिए, जो भी एनवायरनमेंट होता है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए कांस्टेंट या स्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। कभी माइल्ड चेंज होता है तो कभी ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो इन चेंजेस का इम्पैक्ट लिविंग बीइंग्स के ऊपर कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की खास बात यही है कि वो कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से कोप अप नहीं कर पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स। तो इसी इंटरैक्शन की स्टडी जो वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है, उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं।
the study of interaction between biotic and abiotic components and with their environment. जो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और इसी इंटरैक्शन में जो सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करने के साथ साथ अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के पास का कोई पॉन्ड देख लीजिए, वहां पे फिश है, बैक्टीरिया है, फ्रॉग है और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपस में तो इंटरैक्ट करते ही हैं, बट उनका इंटरैक्शन सनलाइट, वाटर, जो ऑक्सीजन वो लेते हैं जो डिजॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर पाया जाता है, उससे भी होता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। बायो, लार्ज इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायो। बायोम एक इकोसिस्टम है जिसका क्लाइमेट एक जैसा होता है, जिसकी कम्युनिटी एक जैसी हो, उसको हम बायोम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट में जो भी इकोसिस्टम होते हैं उनका क्लाइमेट एक जैसा होता है। जहां भी फॉरेस्ट होगा उसकी कम्युनिटी एंड क्लाइमेट एक जैसे होंगे। बायोम को समझने के लिए सबसे पहले हम इकोलॉजिकल हायरार्की को देखते हैं। तो इकोलॉजिकल हायरार्की में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, जो कि कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। पॉपुलेशन, जब सेम स्पीशीज के लोग एक एरिया में रहने लग जाते हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, डॉग में भी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज होती है, जैसे पोमेरियन पग। जब बहुत सारे पग एक ही एरिया में रहने लग जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। नेक्स्ट कम्स कम्युनिटी, जब अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर एक एरिया में रहती है उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट कम्स इकोसिस्टम, किसी एरिया के सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एक साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और बायोम जो है वो बहुत सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना होता है। बायोम इज अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया नोटेबल फॉर द स्पीशीज लिविंग देयर। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट एक बायोम है, उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। डेजर्ट में एक पॉन्ड भी हो सकता है, वहां का एक सेपरेट इकोसिस्टम होगा। बायोम कैन बी मेड अप ऑफ मेनी इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ बायोम: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में इकोसिस्टम होता है उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। एक्वेटिक की बात करें तो जो इकोसिस्टम पानी के अंदर होता है उसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और सलाइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, लेक्स एंड रिवर, जिसमें सॉल्ट कंटेंट जो है, नमक की जो मात्रा है वो 1% से भी कम होती है, इसलिए उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। सलाइन वाटर क्या होता है? जिसमें नमक की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसे सलाइन वाटर या सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर बोला जाता है। यहाँ पे जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओशंस, सीज, यहाँ का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है और फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कम्स मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये ह्यूमन क्रिएटेड इकोसिस्टम है जो जिसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हमने देखे थे, बायोटिक जो लिविंग होता है और अबायोटिक जो कि नॉन लिविंग होता है, अजैविक होता है। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आएंगे और अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट आएगा, जिसमें लाइफ नहीं होती, नॉन लिविंग, ये हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का थोड़ा सा और हम देखेंगे डीप में। प्रोड्यूसर्स, जो ग्रीन प्लांट्स और ग्रास होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसे हम इसीलिए ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं।
कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल जो ग्रीन प्लांट्स या ग्रास को खाते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। और जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों को फीड करते हैं, या अपने फूड के लिए दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर डिकम्पोजर की बात करें तो जो डेड बॉडी होती है, जो डेड एनिमल और डेड प्लांट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके उनको नष्ट करने का काम या डिकम्पोज करने का काम डिकम्पोजर्स का होता है। फूड चेन। व्हाट इज फूड? एनीथिंग विच वी ईट, जो भी हम खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले और हम रोजमर्रा के काम को कर पाए। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। और इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए यही लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। Food chain is a sequence in which one organism eat another organism to transfer energy. जो लीनियर सीक्वेंस है कंज्यूमर्स का, जो एक दूसरे को खाते हैं जिसके कारण एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में फ्लो होती है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है फूड चेन का। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं फूड चेन के टाइप्स, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल वो जो लैंड में होती है और एक्वेटिक वो जो पानी के अंदर फूड चेन फॉलो होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का, जो स्टार्ट हो रहा है ग्रास से, जो कि एक प्रोड्यूसर है जिसे डियर कंज्यूम कर रहा है, जो कि एक प्राइमरी कंज्यूमर है। और डियर को कौन खा रहा है? लायन, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। यहाँ पर डियर को हम हर्बीवोर भी बोलेंगे क्योंकि वो एक प्लांट को खा रहा है, और लायन को हम यहाँ पे कार्निवोर बोलेंगे क्योंकि ये एक फ्लैश ईटिंग एनिमल है और ये डियर को खा रहा है। फूड चेन एंड होगी हमेशा कंज्यूमर से। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब जब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकेंगे तो वो या तो प्लांट पर डिपेंड करेंगे खाने के लिए या दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। अच्छा, जो खाना अपना जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। और जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने खाने के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो देखिए, एक्वाटिक फूड चेन में क्या दिया है, जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स इनको कौन खाता है? इनको ज़ूप्लैंक्टन्स खाते हैं। और ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? स्मॉल फिश खाती है। और स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश खाती है। और फिर जब ये लार्ज फिश मर जाती है तो किसका रोल आता है? डिकम्पोजर का। डिकम्पोजर क्या करते हैं? जो डेड बॉडी है उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करके उनको नष्ट कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो फूड चेन है वो स्टार्ट हमेशा किससे होती है? प्रोड्यूसर से होती है, और एंड हमेशा डिकम्पोजर से होती है। ठीक है, डिकम्पोजर्स में कौन कौन आएगा? बैक्टीरिया, फंगाई, एंड जो चींटियां होती हैं वो भी डिकम्पोजर्स होती है। अर्थवॉर्म, ये सब डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब फूड वेब की बात करते हैं। मल्टीपल फूड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब मल्टीपल फूड चेन से बनकर बना होता है। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाता है, बट एक ऑर्गेनिज्म पर भी सबकी नजर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और बर्ड भी खा सकती है।
अब जो स्नेक है ये बर्ड भी खा सकता है और इंसेक्ट को भी खा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रॉग एक्सटिंक्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो स्नेक के पास और भी ऑप्शंस हैं। वो रैट को भी खा सकता है, ठीक है, वो वुल्फ को भी खा सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे इकोसिस्टम में बैलेंस बना होता है, ठीक है। फूड वेब में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर होते हैं। तो फूड वेब बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है कि एक ही चीज को बहुत सारे लोग खा सकते हैं। जब हम बहुत सारी फूड चेन को मिला देते हैं तो वो एक जाल बना देते हैं जिसे हम फूड वेब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।